नमस्कार आप सभी का। आपका स्वागत है। आज का जो बेटा अपना टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं फेज एंड फेजर डायग्राम। होता क्या है, बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि सर फेज क्या है और फेजर डायग्राम क्या है। इवन जब उसे बता दिया जाता है कि फेज जो है आपका किसी वेव का ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव है, तब भी वो बोलता है कि सर इस फेज को हम विजुलाइज कैसे करें। तो क्या हम फेज को वास्तव में विजुलाइज कर भी सकते हैं या वो डायरेक्टली विजुलाइज किया जा सकता है, या हमें उसमें थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव माइंड लगाकर उसे सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ को आगे बढ़कर। तो पहले तो हम वेव का एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं एक वेव को स्पेस में प्रोपागेट करता हुआ सोचता हूँ, जैसे अगर मैं एक रस्सी को, सबसे आसान एग्जाम्पल दिमाग में यही आता है, एक रस्सी को मैं अपने हाथ से पकड़कर ऑसिलेट कराना स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे रस्सी में एक प्रोपागेटिंग वेव जनरेट होगी। ये बेटा प्रोपागेटिंग वेव जो है ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है। ये जो रेड कलर का ब्लॉक है ये अपना हाथ है जिससे हमने एक रस्सी को पकड़कर ऑसिलेट करा रहे हैं, ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वेव्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको राइट साइड मूव करती हुई फील होंगी। तो एक तरह से ये जो वेव है ये प्रोपागेट कर रही है। अच्छा, ये ट्रांसवर्स वेव क्यों है बेटा? क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपको वेव शेप नज़र आ रहा है वो तो राइट साइड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप किसी रेड कलर के पार्टिकल पे ध्यान दें तो वो जो पार्टिकल है आपको वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब प्रोपागेशन की डायरेक्शन और ऑसिलेशन की डायरेक्शन क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्यों लिया? मुझे किसी ना किसी का तो एग्जाम्पल लेना ही था। मैं चाहता तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी एग्जाम्पल ले सकता था, बात एक ही थी। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, फेज जो आपको ट्रांसवर्स वेव में फील होगा वही फेज आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में फील होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहले, क्या वेव में मास का ट्रांसफर होता था? तो आपको बताया भी गया था कि वेव जो होती है बेटा उसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता। कैसे? अगर आप किसी एक पार्टिकल पे ध्यान दें, जैसे इस रेड कलर के पार्टिकल पे मैं ध्यान दूं, तो आप देखेंगे जो वेव है वो तो बेटा राइट हैंड साइड मूव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये पार्टिकल जो है ये केवल अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ना तो ये वेव के साथ आगे जा रहा है ना वेव के अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जा रहा है। इसका मतलब वेव में कोई मास का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। और क्लियरली बात करें तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल पक्की बात है कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? ये थ्रू एंड थ्रो मोशन कर रहा है। बोले तो ये कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? ऑसिलेशन मोशन कर रहा है। और अगर आप फील करें तो जो वेव का शेप हमने बनाया है ये साइन वेव का बनाया है या साइनोसोडल वेव बनाई है हमने। और बेटा जब अगर वेव साइनोसोडल वेव होती है तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है वो एक्चुअली कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप शॉर्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको आप शॉर्ट में एसएचएम भी बोलते हैं। हमने एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी थी, तो एसएचएम की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी बेटा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। इस इक्वेशन को अपन थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट जो है, इसमें y तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट बेटा जब मेजर किया जाता है तो हमेशा मेजर किया जाता है मीन पोजीशन से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मीन पोजीशन कौन सी है? तो बेटा जब हम रस्सी को मूव नहीं करा रहे, मान लो रस्सी को हमने मूव नहीं करा रहे थे, तो रस्सी की जो इनिशियल पोजीशन थी उसे क्या कहा जाएगा बेटा? मीन पोजीशन कहा जाएगा। मतलब ऐसी पोजीशन जहां पर पार्टिकल्स जो थे, जब उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वो मूव नहीं कर रहे थे, तो जहां पर पार्टिकल्स अपने स्टेशनरी थे विदाउट एनी मोशन के, विदाउट एनी फोर्स के, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है बेटा? मीन पोजीशन कहा जाता है। तो यहां पर अगर मैं इस वेव में मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करूं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप देखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा? मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। जबकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने वाई डायरेक्शन दिखा रखी है, तो वाई डायरेक्शन में क्या मेजर किया जाएगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा। क्लियर है बात क्या? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम इसमें देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए जो है बेटा वो क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा?
डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन से जो मेजर की गई है। तो अगर मैं मीन पोजीशन तो मैंने ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किए, पार्टिकल्स की जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उनको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं जो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किए, और उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर कर लूँ या डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लूँ, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी विजुलाइज कर सकते हैं, आप एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी विजुलाइज कर सकते हैं, इवन आप वेवलेंथ भी विजुलाइज कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या थी बेटा? वेवलेंथ थी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेवलेंथ है, आप जो पीक पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस है, जो आपके वेव प्रोपागेशन के होने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टेंट ही फील हो रही है आपको, लेकिन वेवलेंथ भी आप क्या कर पा रहे हैं? विजुलाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। यहां पर जो f है वो है मेन टर्म, f को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। f है क्या? f है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब अगर मैं घड़ी लेकर बैठूं अपने साथ में और मैं मेजर करूं कि ये जो पार्टिकल है एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करता है, तो मुझे जो नंबर मिलेगा उससे मैं फ्रीक्वेंसी का आइडिया लगा सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है, मान लो 1 सेकंड में पार्टिकल जो है 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्स। अगर 1 सेकंड में ये 8 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8 हर्ट्स। लेकिन अगर मान लो ये 4 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 3 सेकंड्स में, तो फिर 1 ऑसिलेशन कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा? लॉजिक बोलता है 4/3 सेकंड में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4/3 हर्ट्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को फील कर सकते हैं कि जितना फास्ट ये, जितने ज़्यादा ऑसिलेशन ये कंप्लीट करेगा पार्टिकल 1 सेकंड में, उतनी ही ज़्यादा इसकी क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये भी विजुलाइज बच्चा कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फेज ऑफ द पार्टिकल क्या है? फेज ऑफ द पार्टिकल कहलाता है बेटा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अभी हाल फिलहाल तो हम ये बोल रहे हैं साहब, ये जो है एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम विजुलाइज कैसे करें? क्या हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे, या हम इसको फील कर सकते हैं जैसे हमने फ्रीक्वेंसी फील की, डिस्प्लेसमेंट फील किया, एम्पलीट्यूड फील किया, वेवलेंथ फील की? क्या हम फेज को भी फील कर पाएंगे? आंसर है बेटा कि अगर हम एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच रखते हैं, कोई आउटसाइड थिंकिंग नहीं रखते, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं रखते, तो आप इसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। कम से कम अभी विजुलाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप आउटसाइड बॉक्स थिंकिंग नहीं लेकर आएंगे, विजुलाइजेशन विल रिमेन इम्पॉसिबल। तो चलिए कुछ ऐसा करें कि हमें जैसे बाकी टर्म्स विजुलाइज होती है उसी तरह से फेज भी विजुलाइज किया जा सके। तो हम बिल्कुल एक अलग चीज लेके चलते हैं। अगर मैं एक वेक्टर के बारे में सोचूं बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ या जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, और उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो फाई है, वेयर फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ऐसा वेक्टर इमेजिन करना बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं, बहुत आसान है। तो एक ऐसे वेक्टर को अगर मैं इमेजिन करूंगा तो कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो रेड कलर का वेक्टर है मेरा, उसकी लेंथ ए है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल फाई है। ठीक है, ये बात क्या? हमें वेक्टर के कंपोनेंट करने भी आते हैं। हमें पता है वेक्टर अगर जिस लाइन से एंगल बनाता है वहां पर कंपोनेंट में कॉस आता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट में क्या आता है बेटा? साइन आता है। तो अगर मैं इसका y कंपोनेंट निकालूं तो y कंपोनेंट कैसे निकालते थे बेटा? वेक्टर के हेड से y एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा और उस परपेंडिकुलर का बेस मेजर करूंगा, तो आप देखेंगे ये जो है मेरा कितना आ जाएगा? a sin फाई आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू a sin फाई आएगा, और a sin और फाई की वैल्यू कितनी थी बेटा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट थी। दोबारा अगर मैं इस वेक्टर का x कंपोनेंट निकालता हूं तो x कंपोनेंट देखेंगे आपका क्या आने वाला है? एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और उसका बेस निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा a cos फाई, जहां पर x इज इक्वल टू a cos फाई हो गया। अच्छा, cos फाई को लिख दिया cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और बेटा अगर मैं cos को साइन में बदलूं तो ये इक्वेशन मुझे देगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाय टू, क्योंकि साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमने कॉस को भी साइन में बदल लिया सो दैट हम जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे इन दोनों को कंपेयर कर सकें। तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को देखें, दोनों का एम्पलीट्यूड बेटा a है,
दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अच्छा, दोनों में अंतर है, एक तरफ तो फाई नॉट लिखा है और एक तरफ फाई नॉट प्लस पाई बाय 2 लिखा है। तो इस चीज को अगर मैं देखूं तो मैं पाऊंगा कि आपका t इक्वल टू 0 डालता हूं अगर मैं दोनों इक्वेशन के अंदर, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के अंदर फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो t इक्वल टू 0 डालूंगा तो जो मुझे मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, इनिशियल फेज कहा जाएगा, ठीक है, या इनिशियल एंगल कहा जाएगा। तो इनिशियल एंगल जो है y कंपोनेंट का वो आएगा फाई नॉट t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट, उसमें t इक्वल टू 0 फिल करने पर यह आएगा 0 प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाय 2, मतलब इसका जो इनिशियल एंगल है वो आएगा फाई नॉट प्लस पाई बाय 2। तो अगर मैं इनको वेव्स की तरह या एसएचएम की तरह या ऑसिलेशन की तरह सोचता तो मैं बोलता भाई बेटा कि दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इन दोनों ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड भी सेम है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। डिफरेंस जो है वो केवल किस में है बेटा, इनिशियल फेज में। जहां पर y कंपोनेंट का इनिशियल फेज फाई नॉट है, वहीं पर x कंपोनेंट का इनिशियल फेज है फाई नॉट प्लस पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड a है, लेकिन दोनों का इनिशियल फेज क्या है बेटा, अलग है। क्या अब मैं इससे कुछ विजुलाइजेशन में यूज कर सकता हूँ क्या इसको? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। कैसे? क्योंकि इस वेक्टर का y कंपोनेंट या x कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट को ले लें, हम अभी हाल फिलहाल y कंपोनेंट को ले लेते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑसिलेशन को या एसएचएम को। तो हम एसएचएम को फेज को अगर देखना चाहते हैं तो वो हमें इक्वेशन में नजर नहीं आएगा, वो फेज विजुलाइज कहाँ होगा बेटा, वेक्टर के अंदर होगा। तो अगर हमें किसी वेव का या किसी पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है उसके फेज को विजुलाइज करना है, तो हम एक रोटेटिंग वेक्टर के रेफरेंस लाइन से, जो कि रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस ली है, उससे एंगल को विजुलाइज करें तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा एक बार हम बताते हैं आपको। देखिए, तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो बेटा आप इस डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको एक वेक्टर नज़र आ रहा है बेटा। ये वेक्टर जो है रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो 2-3 बातें आपको नोटिस करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो वेक्टर रोटेट कर रहा है, इसकी जो रेट है रोटेशन की वो कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम यहाँ ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है। दूसरी बात ये, इस वेक्टर की जो लेंथ है बेटा वो भी कांस्टेंट है, तभी तो इसकी टिप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड को। क्या आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो है वो है इस वेक्टर का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, जिसको हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे जो वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है, इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है वो बेटा आपको ऑसिलेट करता हुआ फील हो रहा होगा। अगर आप नोटिस करें इसमें, तो जब आपका वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, देखिए अभी आने वाला है, ये आ गया, ये दोबारा आया। तो जब भी वेक्टर जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आता है, या आप बोल सकते हैं उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 है, या आप बोल सकते हैं कि फेज जो है वो क्या है, 0 है, तो पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। सिमिलरली जब वेक्टर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, देखिएगा ये आया, ये दोबारा आया, तो आप देखेंगे जब भी वेक्टर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और वहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, प्लस a होगा। और y एक्सिस पर अगर वेक्टर है तो इसका x एक्सिस से जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब फेस भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही जब वेक्टर माइनस एक्स के अलोंग जाएगा तो आप देखेंगे जो पार्टिकल आपका है दोबारा लौट कर कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे लौट आएगा, मतलब y इक्वल टू 0 होगा। और माइनस एक्स एक्सेस का प्लस एक्स एक्सेस से जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब फेज आपका एसएचएम का 180 डिग्री होगा। सिमिलरली जब वेक्टर माइनस वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, जैसे अभी ये होने वाला है थोड़ी देर में, ये माइनस वाई के अलोंग हो गया, दोबारा माइनस वाई के अलोंग हो गया, होने वाला है, हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे जो पार्टिकल है दोबारा y इज इक्वल टू माइनस ए पर होगा। इस केस में दोबारा आपका जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 270 डिग्री,
या फिर 3π/2 एंगल आएगा। तो आपका फेज जो हो जाएगा इस केस में 3π/2 हो जाएगा। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो हम पार्टिकल की पोजीशन को देखकर हम फेज का आइडिया लगा सकते हैं। तो चाहे वो, तो इस तरह से अगर मैं वेव को देखूं, अब मैंने अभी तो रोटेटिंग पार्टिकल को देख रहा था, अब एक बार वेव को देखते हैं। तो मैं वेव की जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में मुझे फेज निकालना है, उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग मेरे वेक्टर की पोजीशन बना लूं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होगा। ध्यान रखिए उस वेक्टर की लेंथ ए होनी चाहिए, कैपिटल ए। और कैपिटल ए क्या था बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव था, या एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम था। तो उस वेक्टर का रेफरेंस लाइन या एक्स एक्सेस से जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या कहलाएगा बेटा? फेज कहलाएगा। इसका मतलब अगर मुझे किसी वेव का या किसी एसएचएम का फेज को विजुलाइज करना है तो डायरेक्टली विजुलाइज करना तो इम्पॉसिबल है, आपको एक वेक्टर को रोटेट करते हुए बनाना पड़ेगा, तभी आप उसके फेज को क्या कर पाएंगे? विजुलाइज कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था इस टॉपिक की शुरुआत में, तो बेटा फेज क्या था, फेज को हमने विजुलाइज भी करना बता दिया। और बेटा इस रोटेटिंग वेक्टर को ही फेजर डायग्राम कहा जाता है। इस फेजर डायग्राम का यूज कैसे किया जा सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप फेजर डायग्राम के यूजेस के बारे में भी जान पाएंगे। और फेजर डायग्राम बहुत, आप देखेंगे बहुत ट्रिकी ढंग से, बहुत शॉर्ट के अंदर आपके एसएचएम के ओवरलैप को समझाता है या इंटरफेरेंस को समझा सकता है। तो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लिंक में जाकर जरूर देखिएगा वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।